जश्न अदब का ये सत्र बातचीत को समर्पित है और बातचीत हम कर रहे हैं कविवर तजेंद्र सिंह लूथरा जी से। इस बातचीत के प्रसंग में हम इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि 2008 से लूथरा साहब की कविता यात्रा शुरू हुई है। वैसे कवि के भीतर कविता के बीज तो उस समय से शुरू हो जाते हैं जब वो सोचने समझने लायक होता है, चीज़ों को विजुलाइज करता है, वहीं से कविता के बीज उसके भीतर अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन जैसा कि लूथरा साहब ने अपने एक वक्तव्य में बताया है कि 2008 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से उनके भीतर किसी ख़ास घटना को लेकर ये मन हुआ कि कविता लिखें, और वो कविता उन्होंने लिखी जो उनके नए संग्रह में शामिल है। नया संग्रह एक नया ईश्वर अभी हाल ही में वाणी प्रकाशन से रिलीज हुआ है। इसके पहले जिस कविता संग्रह से वे कविता की दुनिया में दाखिल हुए थे उसका नाम था 80 घाट का बांसुरी वाला। 80 घाट का बांसुरी वाला ऐसी कविताओं का संग्रह है। हिंदी की कविता धारा में अनेक तरह के कवि हुए हैं, अनेक काव्यांदोलन हुए हैं। जब हम कविता के इतिहास को पढ़ते हैं तो आदिकाल, वीरगाथा काल, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आज की कविता, समकालीन कविता, तमाम नामों से जिस कविता को पुकारा जाता रहा है अंततः वह कविता ही है। वह विशेष से विशेषणों में बंधी भले हो, लेकिन वो मन की अभिव्यक्ति है, वो दिल से निकलती है। जब उस पर वैचारिक प्रभुता की पालिश चढ़ती है तो बौद्धिक कविता का आकार बनता है। बहरहाल लूथरा जी उस संवेदना के कवि हैं जो संवेदना स्थूल घटनाओं से प्रेरणा जरूर लेती है, अन्न जल ग्रहण करती है, लेकिन जब उसे शब्दों के सत्व में निचोड़ कर रखती है किसी आसव की तरह, तो उससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस कविता का जन्म किस खास घटना से जुड़कर हुआ है, या तमाम तरह की संचित अभिवृत्तियों और अनुभवों और अनुभूतियों का वो निचोड़ है। कवि न भूत में होता है, न भविष्य में होता है, न वर्तमान में होता है, वो हमेशा सनातन में होता है। तो इसलिए आप देखें कि उसके भीतर अनेक रंग हैं, उसके भीतर अनेक ऋतुएं होती हैं। वो हो सकता है अभी भी चिता से लौटे और चिता पर कविता न लिखकर किसी दूसरे रस की कविता लिख रहा हो, किसी दूसरी घटना में डूब गया हो। चूंकि ये जो जीवन है, जीवन का कारोबार है, बहुत जटिल है। कवि के भीतर वे तमाम डिवाइसेस जिनसे वो दुनिया को परखता है एक आम नागरिक की तरह, लेकिन जब लिखता है तो कवि होना किसी लेखक से भी अलग होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कवियों के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि मैं किसी फॉर्मेट का कवि नहीं हूँ, किसी मॉड्यूल का कवि नहीं हूँ, किसी विचारधारा का अंकुश हमारे ऊपर नहीं है। कवि की स्वायत्तता, स्वाधीनता, इन सब पर जो कवि का भाव रहा है वह द्वितीय रहा है। और इसके समानांतर यात्रा करने वाले कवि तजेंद्र सिंह लूथरा जी को उनके पहले कविता संग्रह के साथ ही पढ़ता रहा हूँ, जानता रहा हूँ, समझता रहा हूँ। आज भी जश्न अदब की इस मंच पर हैं, जबकि विश्व पुस्तक मेले में कल इनकी किताब रिलीज हो रही है और उस पर एक बहस आयोजित है। वहाँ पर ये हिंदी की जानी मानी कवयित्री अनामिका जी के साथ मेरे साथ एक वार्ता में भी होंगे। लेकिन आज का ये जो सत्र है बातचीत का, जैसा कि अभी आपने सुना, अभी मंच पर एक हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कविताएं सुनाई और कितनी अच्छी कविताएं सुनाई। तो इसका ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जिन लूथरा साहब के साथ बैठा हूँ सीनियर IPS ऑफिसर हैं, लेकिन ये भीतर सहारनपुर के रहने वाले हैं तो उस अपनी ज़मीन को नहीं भूलते हैं। मेरे भीतर जो नहीं मरा है ऐसी कविताएं लिखते हैं। यानी कोई है जो जिंदा है, मनुष्यता के की जो विरासत है उसको सहेजने वाला कोई है जिसके यहाँ, जिसकी अदालत में आम जनता की सुनवाई है तो कवि है। उसकी आवाज़ कहाँ तक जाती है, कौन उसे समझ पाता है। लेकिन आज भी सत्ताओं को
ये जानने की ज़रूरत पड़ती कि कौन उसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, सूचियाँ बनती हैं। लेकिन कवि तमाम इन सूचियों को निरस्त करता चलता है और अपनी राह अलग बनाता चलता है। शकीब अपनी तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। कवि उस अलग रास्ते पर चलने वाला प्राणी होता है। तो हमारे साथ जश्न अदब के इस मंच पर उपस्थित हैं तजेंद्र सिंह लूथरा जी, जैसा कि मैंने बताया कि 2 कविता संग्रहों के वे कवि हैं और अनेक विषयों पर, मनोवैज्ञानिक तहों को छूने वाले विषयों पर इनके अनेक आलेख वेब चैनल्स पर, वेब पोर्टल्स पर प्रकाशित होते रहते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वेब पोर्टल्स भी हैं और काफ़ी उसको सराहना भी मिलती है। अपनी कविता के साथ ही मुठभेड़ भी करते हैं और उन जर्नल्स में कविताएं भेजते हैं जहाँ पर ये खुद कहते हैं कि 90% रिजेक्शन के आसार होते हैं। लेकिन उस मुठभेड़ में भी अपनी अपराजयता सिद्ध करने के लिए कि कितनी बार वो चढ़ाई चढ़नी पड़े, लेकिन हमें चढ़ना है, तो कवि के रूप में प्रतिस्पर्धी कवि भी हैं। तो हम ऐसे लूथरा साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो कविता की ज़मीन को अपनी अलग शैली, अपने अलग मिजाज से सींच रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं इतनी तरह की कविताएं पढ़ता रहता हूं और मुझे लगता है कि इनकी कविताएं फिर भी अलग हैं, अद्वितीय हैं, व्यक्तियों के चेहरों की तरह जो एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम ऐसा समय होता है जब हम कहते हैं हम शक्ल हैं, कुछ इनका चेहरा मिलता है। वो हमारी कविता में भी होता है कि लूथरा साहब की कविता पढ़कर मुझे कुंवर नारायण याद हो जाएं, या मुक्तिबोध को पढ़ते हुए मुझे केदारनाथ सिंह याद आ जाएं, मैंने सुनाया अभी। तो बहरहाल लूथरा साहब की जो कविता यात्रा शुरू हुई, जहाँ तक मैं जानता हूँ 2008 एक टर्निंग पॉइंट है। उस पर एक बड़ी अच्छी कविता इन्होंने शहीद पर लिखी, एक आभारी शहीद ऐसा कुछ था। मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जश्न अदब के इस मंच से, ये जानना कि एक पुलिस अधिकारी होते हुए और एक सुखद ज़िंदगी जीते हुए, एक प्रशासक की ज़िंदगी जीते हुए, ऐसी क्या बात है आपको ख़ास लगी कि जिसने आपके भीतर कविता का बीजारोपण किया? मुझे लगता है कि इसकी ज़मीन शायद सहारनपुर के किसी स्कूल से शुरू हुई हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। हेलो, धन्यवाद ओम जी। सबसे पहले मैं जश्न अदब का आभारी हूँ और कुंवर रंजीत चौहान का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा जो जश्न अदब का खड़ा कर दिया है। मैं अभी कह ही रहा था इनको कि आपने इतने सारे लोगों को जोड़ लिया है, जो कि एक लगभग असंभव काम है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी, और आपको बहुत बहुत बधाई भी। ओम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ओम जी, मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ कवि लोग भी बैठे हैं और कविता को सुनने वाले भी बैठे हैं। और अक्सर ये होता है कि कविता को सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो एक दिन ओम जी से मेरी इस बारे में बातचीत हो गई कि कविता को सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो जो उसका जो वार्ता का जो निष्कर्ष निकला, वो एक छोटी सी कविता के रूप में निकला। और वो कविता बड़ी छोटी सी कविता है, उसको मैं सुनाकर फिर आपके प्रश्न पर आता हूँ, क्योंकि आज भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन कविता से आपको पता चल जाएगा कि कविता को चाहिए क्या, या कवि को क्या चाहिए। इसका शीर्षक है कविता, मनुष्य और दुख। कविता, मनुष्य और दुख, और सिर्फ बहुत छोटी सी 4 लाइनों की कविता है। कविता को बस चाहिए, कविता को बस चाहिए एक सालता हुआ दुख। कविता को बस चाहिए एक सालता हुआ दुख, और सुनने वाला एक सीधा साधा आदमी। ज़्यादा लोग नहीं चाहिए कविता को। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग पीछे बैठे हैं वो सामने आ जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा लोग चाहिए नहीं। तो कविता को बस चाहिए एक सालता हुआ दुख, और सुनने वाला एक सीधा साधा आदमी। तो अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ ओम जी। कविता तो मैं बचपन में जब स्टूडेंट था तो तभी से करता था, लेकिन बहुत गंभीरता से कविता नहीं की। तो ये सिलसिला चलता रहा, बल्कि यूं तक चला कि कविताएं लिखी और एक डायरी में वो रखी हुई थी। कई तरह के एग्ज़ाम दिए और धीरे धीरे मेरा जब सिलेक्शन आईपीएस में हो गया तो मैं ट्रेनिंग पर चला गया।
मसूरी गया, फिर हैदराबाद गया, और ट्रेनिंग से जब लौटा तो जो मेरा कमरा था छोटा सा, तो वो उसमें काफ़ी उथल पुथल थी, जो मेरी किताबें वगैरह 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 जो थी, तो उसमें से बहुत सारी किताबें नहीं थी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि वो मेरी किताबें, वो डायरियाँ, वो सब कहाँ गई? बोली वो तो मैंने रद्दी वाले को बेच दी। मैंने कहा क्या मतलब? बोली हाँ, अब तो तुम बन गए आईपीएस, तो अब क्या करना है उनका? तो कई कविताएं तो वो रद्दी वाले को माँ ने बेच दी। तो तो लेकिन उसके बाद कभी कभार मन आता था तो मैं लिख लेता था, लेकिन गंभीरता से और लगातार निरंतरता से कभी लिखा नहीं। 2008 में जब 26/11 हुआ मुंबई में, तो वहाँ कितने सारे नागरिक मारे गए, कितने सारे पुलिस वाले, कितने सारे सेना के लोग मारे गए। तो एक नागरिक के रूप में, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैंने जब ये सब देखा तो मैं बहुत विचलित हुआ, और जब बहुत ज़्यादा विचलित हुआ तो फिर उसके ऊपर एक कविता लिखी, जो आपने बताया कि एक आभारी शहीद। तो वहाँ उस समय मैं दमन-दीव में था, मुंबई के पास में ही था। तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी पोस्टेड हो। तो उसके बाद से फिर कविता को लिखने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा, और 2012 में मेरा पहला संग्रह आया 80 घाट का बांसुरी वाला, और उसके बाद फिर मैं थमा नहीं, और अभी एक और संग्रह आ रहा है, कल उसका सॉफ्ट लॉन्च है वर्ल्ड बुक फेयर में। तो ये सिलसिला बचपन से शुरू हुआ, और 2008 में 26/11 के विचलन ने उसको एक नई ऊंचाई दी, और वहाँ से अब तक लगातार ये चलता आ रहा है। प्रेरणा है स्कूली दिनों की, जिसमें आप अपने अध्यापक का जिक्र करते हैं। हाँ जी। और वो देखिए, वो क्या है कि अक्सर लोग, ये देखिए होता क्या है कि लोगों को बड़े बायसेस होते हैं। हम सबसे पहले आदमी का चेहरा मोहरा देखते हैं, और चेहरा मोहरा देखते ही उसके बारे में अपनी एक धारणा बना लेते हैं। तो मेरा चेहरा मोहरा देख के लोगों की धारणा ये बनती है कि इनको हिंदी कैसे आती है, और वो भी इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। तो मुझे कई बार इस तरह के प्रश्नों पे जब लोग करते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है, उनका देखने का नज़रिया है, उनकी धारणा है, कोई बात नहीं। तो हुआ यूं कि मैं जब 11th 12th में था, तो हमारे जो हिंदी के टीचर थे कौशिक साहब, तो उनको मैं और मेरा एक और दोस्त था क्लास में, महेश, तो हम दोनों उनको बहुत ही प्यारे लगने लगे। वो यहाँ तक कहते थे कि ये दोनों मेरे राम लक्ष्मण हैं। अब वो कौशिक साहब हिंदी के टीचर थे, और उनकी नज़र हमारे ऊपर ऐसी पड़ी कि हमने भी हिंदी में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब जब इंटरेस्ट लेना शुरू किया हमने, तो कौशिक साहब ने और हमको चाहना शुरू कर दिया। तो इसको मैं बोलता हूँ ये वर्चुअस साइकिल होता है, एक विशियस साइकिल होता है। आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे विशियस साइकिल, लेकिन मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का रिसर्चर हूँ। हमारे यहाँ वर्चुअस साइकिल होता है। आप फल पाते हैं, फिर उसका प्रतिफल मिलता है, फिर फल पाते हैं, फिर उसका प्रतिफल मिलता है। तो ये वर्चुअस साइकिल चलने लगा कि हम और मेहनत करते थे, कौशिक साहब को और अच्छा लगता था, हम उनको अच्छा लगता था, तो वो और हमारा आशीर्वाद देते थे, तो फिर हम और मेहनत करते थे। तो एक वर्चुअस साइकिल चल पड़ा, और उस वर्चुअस साइकिल में हमारी हिंदी और बुलंद होती गई, और हिंदी के साथ साथ जो साहित्य की समझ है, साहित्य में जो रस आता था, वो और ज़्यादा आने लगा। तो ये इस तरह से ये कहानी शुरू हुई, जो आज भी चल रही है, आज आपके सामने है। लुथरा साहब, आपकी कविताओं के बारे में, जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो स्थापत्य है, स्ट्रक्चर है, जो उनकी बनावट है, वो बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। इस बारे में मुझे याद आता है कि एक बड़े अच्छे लिरिसिस्ट को पढ़ते हुए मैंने ये पढ़ा कि किसी कवि को पनवाड़ी की तरह होना चाहिए। मगही पान बहुत बड़ा होता है, वो धीरे धीरे पकाता है, और उस पकाने की प्रक्रिया में कुछ अंश उसका सड़ भी जाता है, वो काटता छांटता रहता है, और अंत में जो मगही पान जो बनारस से आप रिश्ता है, अंत में मगही पान इतना छोटा सा बचता है, उसी पर वो लगाता है। और उसी पर बनारसी पान बड़ा मशहूर है कि बेटे बनारसी को कहना पड़ा कि बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया। तो ये जो पनवाड़ी की कला है,
पान को काटते छाटते रहने की और फिर उसको तहजीब के साथ पेश करने की, ये कवि में भी होती है। और अज्ञे तो ये कहा ही करते कि बहुत कम लिखी है, जब तक अनिवार्य न हो मत लिखी, और लिखने के पहले सोच लो कि जिस कागज़ पर लिखने जा रहे हो वो किसी पेड़ की बलि है। इसको स्वीडी कवयित्री मारिया बीने ने भी कहा कि कभी होता है उदास जब कागज़ बनाने के लिए पेड़ को गिराया जाता है। वैसे तो ठीक है कि कविता बनने की प्रक्रिया में है, और क्या ख्याल है उस रोमांटिक ख्याल, वो जहाँ अंत में आकर गिरता है कवि के इस अफसोस के साथ कि कभी होता है उदास जब कागज़ बनाने के लिए पेड़ को गिराया जाता है। बहरहाल ये सारी प्रक्रिया है। लेकिन ये जो छोटी कविताएं हैं जिसमें कि आप जीवन की बारीकियों को चिन्हित करते हैं, तो इसके पीछे कोई रणनीति रही है कि हम नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं रही, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एक इवोल्यूशन है। मैंने जब पहला संग्रह लिखा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कविताएं बड़ी बड़ी हैं, बहुत कम कविताएं हैं जो छोटी छोटी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो वाली जो कविताएं हैं पिछले संग्रह की, वो स्थूल हैं, कुछ घटनाओं पर आधारित हैं, और उन कविताओं को पढ़कर एक घटना के बारे में आप अपनी राय बना सकते हैं। उसके बाद जो मेरी कविता की जो यात्रा है उसमें एक ये बदलाव आया कि एक तो मुझे लगा कि कविता को छोटा करके लिखना एक बड़ा चैलेंज है, और क्योंकि बड़ी बात तो आप बड़े ढंग से कह सकते हैं, आप उसके ऊपर निबंध भी लिख सकते हैं, आर्टिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन कविता में अगर उसको बांधना हो, उस पूरे विचार को बांधना हो, तो उसको सार गर्भित जब तक आप नहीं करेंगे, गागर में सागर जब तक नहीं भरेंगे, तो कविता, क्योंकि एक अलग तरह की विधा है, हर विधा की अपनी एक शैली है, अपनी एक भाषा है। तो अभी नई कविता के कारण क्या हुआ है कि जिसको हम प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, तरह तरह के नामों से जानते हैं, जिसको खुली कविता भी कह सकते हैं, उसमें एक बड़ा अन्याय हुआ है कविता के साथ। अन्याय ये हुआ है कि छंद की बंदिश नहीं रही, तो लोगों ने ये समझा कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, और लगभग पूरा गद्य लिखकर उसको पढ़ दिया जाए और कहते हैं कि हमने कविता पढ़ी है। तो मेरा मानना है ये है कि कविता छंद से मुक्त हुई है, लेकिन छंद मुक्त नहीं हुई। कविता छंद से मुक्त हुई है, लेकिन छंद मुक्त नहीं हुई, और इसलिए नई कविता के कवियों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो इस लिबर्टी को इस्तेमाल तो कर रहे हैं कि अब उनको छंद में नहीं कहना है, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि कविता की एक जो अंदरूनी लय है, कविता के अंदर जो एक रिदम है, वो जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको लगातार उस तरीके से लिखिए कि जिसमें क्या बोलते हैं, रदीफ काफिया बाकायदा शब्द से शब्द मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये सब ना करते हुए भी, कविता को खोलते हुए भी, हमारा एक धर्म है कि हम उसकी जो आत्मा है उसके साथ न्याय करें, और ऐसा ना लिखें कि जो बिल्कुल ही गद्य लगे। तो और अगर हमें को गद्य ही लिखना है तो फिर हम उपन्यास लिख लें, हम ऐसे लिख लें, हम आर्टिकल लिख लें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है छोटी कविता को लिखना। जैसे अभी मैंने आपको ये कविता सुनाई, सिर्फ 3 पंक्तियों की कविता है, और लेकिन मैंने इस छोटी कविता में जो कविता की रिदम है, लय है, उसकी जो आंतरिक लय है, उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, भले ही वो रदीफ काफिये की तरह नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि छोटी कविता को लिखना बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ साथ स्थूल घटनाओं या स्थूल चीज़ों से आगे जाकर कविता थोड़ी अमूर्त और थोड़ी स्थूल होनी चाहिए। उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सिर्फ स्थूल चीज़ों के ऊपर, स्थूल घटनाओं के ऊपर कविता लिखेंगे तो वो कंटेम्प्रेरी होती है, जैसे एक न्यूज़ होती है।
लेकिन न्यूज़ की जो कंटेम्प्रेरीनेस होती है उसकी एक शेल्फ वैल्यू होती है कि 10 दिन में, मान लीजिए आप एक बाढ़ आई, उसकी एक त्रासदी है, तो आपने उसके ऊपर एक कविता लिखी, लेकिन इस तरीके से लिखी कि वो उस समय की बाढ़ की पूरी मार्मिकता को दिखा रही है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी कविता मानी जाएगी वो। लेकिन कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में वो जो बाढ़ है आई थी, वो जो घटना हुई थी, वो उसकी जो शेल्फ वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो कविता हमने लिखी होगी उसकी भी शेल्फ वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि हम ऐसी कविता लिखें जिसमें स्थूल घटनाओं का, स्थूल चरित्रों का भी जिक्र हो, लेकिन उसके साथ साथ वो इतनी बड़ी हो जाए, वो इतनी अमूर्त हो जाए कि उसकी जो कंटेम्प्रेरीनेस है वो बहुत बड़ी हो जाए, वो सालों साल जिंदा रहे। 10 साल बाद भी अगर कोई उसको, 20 साल बाद भी अगर उसको कोई पढ़े तो उसको लगे कि हाँ, आज भी समाज में यही हो रहा है, आज भी समाज में यही दुख है, और ये कविता आज के समाज के, आज के दुख का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए हम कबीर के दोहों को आज भी याद करते हैं। इसीलिए गालिब के जो शेर हैं, इतने सालों बाद भी उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है। मैं आज भी ढूंढता रहता हूँ कि गालिब साहब जो लिख गए, उसके मुकाबले के 2-4 शेर किसी नए शायर से सुनने को मिल जाएं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। उसका कारण यही है कि गालिब, तुलसीदास और कबीर, ये जो बड़े कवि थे, या हम जो नए कवियों में कुंवर नारायण साहब की बात करें, मुक्तिबोध की बात करें, केदारनाथ सिंह की बात करें, ये इन कवियों ने स्थूल और अमूर्त का ऐसा मिश्रण किया है कि इनकी कविता कभी नहीं मरेगी। आज इतने सालों बाद भी हम मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ते हैं, और आज के हालात पर उनको अभी के अभी लागू कर लीजिए, वो पूरी खरी उतरेंगी। तो इसलिए एक कवि के रूप में मेरी कोशिश ये है कि मैं जो मैंने पाया है इस दुनिया से, ज्ञान के रूप में, किसी और रूप में, अगर मैं उसको कविता के रूप में दुनिया के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसकी जो कंटेम्प्रेरीनेस है वो लगातार बनी रहे, वो एक नैरो बैंड में होकर ख़त्म ना हो जाए। तो ये मेरा प्रयास रहता है। और इस मायने में मैं जो नया संग्रह आ रहा है उसमें इस तरह की मैंने प्रयास किए हैं। ये आपने बहुत सही कहा कि कविता के भीतर की जो लय है वो बनी रहनी चाहिए, और इसलिए निराला जी ने ही तो मुक्त छंद का पथ प्रशस्त किया, ये कहते हुए कि मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह है। उन्होंने ये बात कही, छंद मुक्त नहीं, मुक्त छंद कहा। लोग छंद मुक्त हो गए, एक लाइसेंस मिल गया कि अब चलिए, इस कोई बात। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि जैसे कि आपने बताया कि अब की जो कविताएं हैं दूसरी तरह की कविताएं हैं, और उसमें एक तरह की बेचैनी है, छटपटाहट है। जैसे पीछे छूट गए लोग, एक बूंद निश्चित, जिसमें आपका संकल्प है, कवि की प्रतिश्रुति है, उसका एक कौल करार है कि तो इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं जो आपके कवि के मिजाज को, कवि की पहचान को, कवि के स्वाभिमान को, और वो किसके पक्ष में खड़ा है उसको भी बहुत बारीकी से चिन्हित करती हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कुछ कविताओं के प्रारूप भी यहाँ हो जाएं, तो इससे सहूलियत होगी आपको रिसीव करने में, समझने में। जरूर। ये जो नया कविता संग्रह है, एक नया ईश्वर, ये भी एक तरह का नया रूपक है। लूथरा जी रूपकों में बात करते हैं, बिंबों में बात करते हैं। पीछे छूट गए लोग, जिसकी ट्रेन छूट गई हो, वो केवल एक घटना नहीं है, और हमेशा किसी की ट्रेन छूटती रहती है, लेकिन वो एक, यही कविता आपको सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है पीछे छूट गया आदमी। जी, पीछे छूट गया आदमी। जी, पीछे छूट गया आदमी। ये हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब चीज़ें सिस्टम में मिल जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस ट्रेन में चढ़ नहीं पाते हैं। त्रासदी ये नहीं है
कि कुछ लोग सिस्टम की ट्रेन पे चढ़ गए हैं और कुछ लोग रह गए हैं। त्रासदी ये है कि जो चढ़ गए हैं वो दूसरे को चढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उन्हें दूसरे की कोई चिंता नहीं है। तो पीछे छूट गया आदमी। कौन होगा वो आदमी जिसकी आधी रात की आखिरी ट्रेन छूट गई होगी? कौन होगा वो आदमी जिसकी आधी रात की आखिरी ट्रेन छूट गई होगी? क्या करता होगा वो? किसी बस, टेम्पो, टैक्सी के लिए भाग दौड़? क्या करता होगा वो? किसी बस, टेम्पो या टैक्सी के लिए भाग दौड़? पीसीओ ढूंढती आंखें या मोबाइल का इस्तेमाल? पीसीओ ढूंढती आंखें या मोबाइल का इस्तेमाल? किसी होटल, धर्मशाला या सराय को भटकता? किसी होटल, धर्मशाला या सराय को भटकता? या प्लेटफॉर्म के लावारिस बेंच की शरण में सो जाता होगा वो? या प्लेटफॉर्म के लावारिस बेंच की शरण में सो जाता होगा वो? कौन होगा वो आदमी जिसकी आधी रात की आखिरी ट्रेन छूट गई होगी? कौन होगा वो आदमी जिसकी आधी रात की आखिरी ट्रेन छूट गई होगी? ट्रेन में चढ़ चुके लोग, ट्रेन में चढ़ चुके लोग बस घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन में चढ़ चुके लोग बस घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक और कविता है जो यही जो आपने अभी जिसका जिक्र किया 2008 में, जहाँ से मैंने कविता लिखना लगातार शुरू किया। ये कविता है एक आभारी शहीद। जब मुंबई 26/11 हुआ तो मेरे मन में बहुत विचलन हुई और उसके बाद मैंने ये कविता लिखी। एक आभारी शहीद। एक शहीद पूछ रहा है, और शहीद कोई भी हो सकता है, एक नागरिक भी हो सकता है, एक पुलिसकर्मी भी हो सकता है, एक सेना का जवान भी हो सकता है। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है, पर मुझे सैल्यूट कर नम आँखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। पर मुझे सैल्यूट कर नम आँखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आँखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आँखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी, और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती ज़बान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो। और उसे साफ पढ़ने की कोशिश में और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती ज़बान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था, पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज़्यादा मासूम हैं। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज़्यादा मासूम है। कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन? कि जैसे कौन तय करता है मरेगा कौन और किस कीमत पर? कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर? कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है? कि कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है? किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज़ तिल तिल मारा जाए? किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज़ तिल तिल मारा जाए? कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना
बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है? आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल, आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। आपकी मोमबत्ती और आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। मैं शत शत आभारी हूँ आपका, मैं शत शत आभारी हूँ आपका। पर मुझे चाहिए मेरे जवाब, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब। सवाल और भी हैं लेकिन, सवाल और भी हैं लेकिन मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लुहार वाली कविता भी हो जाए तो कितनी अच्छी। लुहार वाली कविता जो है, लुहार का डर। लुहार कुदाल बनाता है, हल बनाता है, तो कभी कभी तलवार भी बनाता है। तो लुहार डर रहा है कि तलवार बना तो दूं लेकिन होगा क्या। हमारे सिस्टम में भी हम कई बार कुछ बहुत बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम भी तो ऐसा है कि एक काम आप अच्छा करिए लेकिन उसको गिराने वाले। तो लुहार का डर। इस तलवार में न तेज धार है न चमक, इस तलवार में न तेज धार है न चमक, लोथड़ा सा ही है लोहे का। इस तलवार में न तेज धार है न चमक, लोथड़ा सा ही है लोहे का। मैंने कभी बनाई ही नहीं थी तलवार, मैंने कभी बनाई ही नहीं थी तलवार। मेरी तो सारी उम्र बीत गई हल और कुदाल बनाने में, मेरी तो सारी उम्र बीत गई हल और कुदाल बनाने में। तलवारें अब तक सोने की ही बनती रही, तलवारें अब तक सोने की ही बनती रही, और उन्हें बनाने की इजाज़त भी केवल स्वर्णकारों को थी। तलवारें अब तक केवल सोने की ही बनती रही और उन्हें बनाने की इजाज़त भी केवल स्वर्णकारों को ही थी। तेज चमकें तेज चलें, गरीब का गला भी काटें और सुबूत भी न छोड़ें। तेज चमकें तेज चलें, गरीब का गला भी काटें और सबूत भी ना छोड़ें। हाँ, तलवारें देखी तो मैंने बहुत थी, पर मुझे मालूम न था कि मेरी भट्टी का कोयला भी अवैध ही सही लेकिन कुंती पुत्र जन सकता है। हाँ, तलवारें देखी तो मैंने बहुत थी, पर मुझे मालूम न था कि मेरी भट्टी का कोयला भी अवैध ही सही लेकिन कुंती पुत्र जन सकता है। लोहे के इस लोथड़े में खुद ही एकलव्य जैसी तड़प थी, लोहे के इस लोथड़े में खुद ही एकलव्य जैसी तड़प थी, और मुझे द्रोणाचार्य बनना मंजूर न था, और मुझे द्रोणाचार्य बनना मंजूर न था। बड़ी मेहनत से बनाई एक काली बेशक्ल और कुंद चीज़, बड़ी मेहनत से बनाई एक काली बेशक्ल और कुंद चीज़, जिसे मैंने एक म्यान में डाल दिया और बड़े बड़े योद्धाओं के कमरबंद ढीले हो गए। बड़ी मेहनत से बनाई एक काली बेशक्ल कुंद चीज़, जिसे मैंने म्यान में डाल दिया और बड़े बड़े योद्धाओं के कमरबंद ढीले हो गए। मैं निकला हूँ इससे पराजय का गला काटने, मैं निकला हूँ इससे पराजय का गला काटने। पर डरता हूँ, पर डरता हूँ कहीं ये भी गरीब का ही गला ना काटे और सबूत भी न छोड़े। पर डरता हूँ कहीं ये भी गरीब का ही गला ना काटे और सबूत भी न छोड़े। थैंक यू, थैंक यू। कुछ कविताएं थोड़ी देर में हम आपको भी समय देते हैं, इसका एक हाशिया आपके लिए छोड़ते हैं। अभी आपने कविताएं सुनी और जाहिर है कि जिस तरह की चिंता के कवि हैं, हर कवि की अपनी चिंता होती है, उसका दायरा अलग होता है, उसका शिल्प, उसके कहने का ढंग अलग होता है।
इन सारी कविताओं के पीछे कोई ना कोई कहानी, हर कविता की एक कहानी होती है। जैसे हर कहानी हमारे यहाँ पर कविता में कही गई है, तो कविता और कहानी का रिश्ता ऐसा है। बहुत सारी कविताएं संवाद मूलक हैं, बातचीत करते हुए हल्के फुल्के ढंग से कही गई हैं, लेकिन हल्के फुल्के ढंग से बिल्कुल उस तरह जैसे कुंवर नारायण एक जो बड़े कवि हुए हैं, पहले प्रारंभ में बहुत बहुत जटिल होते थे। चक्रव्यूह जैसी उनकी जो कृति थी, बहुत सारे उसमें मृत्यु और उसके अवसाद के रूपक हैं, लेकिन बाद में जब वो नीचे उतरते हैं बादशाह के बहाने अपने सामने, और उन कविताओं में तो और उनके मुरीद भी हैं लूथरा जी, इसलिए इस प्रसंग को मैं दोहरा रहा हूँ। और जब वो आसान होते हैं तो ऐसी कविता लिखते हैं, उसकी चंद पंक्तियाँ, इसके बाद एक सवाल। फिर कभी इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था। देखिए ये सरलता है, लेकिन अंत कहाँ होता है, इसलिए कविताएं करते हैं। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं। और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी गहरे प्यार का जख्म होता जो फिर कभी न भरता इन गलियों से। तो इस तरह ये जो कुंवर नारायण की सरलता है, उनके उत्तर जीवन की सरलता है, ये सरलता शुरू से ही लूथरा साहब कविताओं में है। लेकिन इसकी जो कुंजी है वो क्या कहीं उस पॉजिटिव साइकोलॉजी में है जिसके आप अध्येता हैं, और जिस निगाह से आप दुनिया को देखते हैं। लेकिन केवल पॉजिटिव होकर क्या दुनिया के सत्यों को, तत्वों को और इसकी विडंबनाओं को परखा जा सकता है? इस नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी कविताओं को बुनते समय पॉजिटिव साइकोलॉजी आपकी किस तरह मदद करती है? देखिए, मेरा मानना है कि जो दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर कवि के सामने होनी चाहिए, और वो चीज़ें एक तो एम्पैथी और दूसरा कंपैशन। एम्पैथी यानी कि मैं सामने वाले के मनोभाव को पूरी तरह से पढ़ सकूं, उसके हृदय में उतर सकूं, ताकि नहीं तो अगर मैं उसके मनोभाव को नहीं पढ़ पाया, या तो मेरी कविता का वो सब्जेक्ट मैटर है, तो मुझे उसके मनोभाव को पढ़कर ही वो कविता को मैं बुन सकता हूँ। और इसी तरह से अगर मेरे पाठक और मेरे श्रोता उनके मनोभाव को भी अगर मैं नहीं पढ़ पाया, तो भी मैं अच्छे से कविता नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा मानना यह है कि कवि का एक दायित्व है कि वो एम्पैथी और कंपैशन को अपने सामने रखें। इसके साथ साथ, या इसको यूं भी कह सकते हैं, मेरा कहना है कि कविता हमारे मर्म की दैविक खुराक है। कविता जो है वो हमारे मर्म की दैविक खुराक है। कविता इज द डिवाइन फूड फॉर आवर सेंसिबिलिटीज। सो इसी मायने में कविता जो है बाकी विधाओं से बहुत ज़्यादा अलग है। कहानी से, उपन्यास से, निबंध से कविता इस मायने में बहुत अलग है, क्योंकि कविता का अचूक निशाना व्यक्ति का मर्म होता है। वो मर्म में तीर गाड़ती है और वो तीर निकलता नहीं है। जो अच्छी कविता है वो आपके मर्म में हल्का सा तीर डालेगी और वो तीर निकलेगा नहीं, और वो रिश्ता रहेगा। जो जिगर के पार होता। तो कविता में विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, बौद्धिक तत्व होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें मर्म नहीं है तो वो कविता नहीं हो पाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ, राजेंद्र यादव जी कहते थे कि कविता मर चुकी है। मैं कहता हूँ कविता कभी नहीं मरेगी अगर वो हमारे मर्म में तीर गाड़ने की क्षमता रखती है। बहुत सही। क्योंकि कविता का बौद्धिक तत्व से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उसका जो सही निशाना है वो हमारा मनुष्य का मर्म है। तो इस मायने में कोई और ऐसी विधा नहीं है जिसका सिर्फ और सिर्फ निशाना मनुष्य का मर्म हो। ना कहानी का सिर्फ और सिर्फ निशाना मनुष्य का मर्म है, ना उपन्यास का है, ना निबंध का है, ना और विधाओं का है। एक कविता ही ऐसी विधा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक निशाना है कि वो अपने श्रोता को, पाठक के मर्म को छू ले। क्या बात, इस मायने में कविता कभी नहीं मरेगी। बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात कही है। मुझे एक बहुत ही अच्छे कवि रामावतार त्यागी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं।
कवि के वैशिष्ट्य को छूते हुए कहता है कि हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज़ पर नहीं लिखना। एक मजदूर पर कविता लिखते हुए रामाचार्य त्यागी लिख रहे हैं कि हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज़ पर नहीं लिखना। न गंगा जल, न हलाहल, न कोई और ही जल हो, किसी लाचार आंसू को हमारे भाल पर लिखना। वाह वाह। तो ये कवि का जो मुझे लगता है मजदूर का कथन है, लेकिन उसके पीछे रामाचार्य त्यागी का कवि बोल रहा है, वो कसौटी बोल रही है जिस पर होकर कवि होना सिद्ध होता है। तो ये आपने जो बातें कही, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आपने कविता लिखी थी जो शायद पिछले संग्रह में, जो मेरे भीतर नहीं मरा है। इस कविता की भी अपनी एक कहानी है। ये क्या चीज़ है, अगर वो मर जाए तो फिर वो जल सूख जाए, तो ये क्या है ये कविता? और बहुत छोटी सी कविता है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये। इस कविता का शीर्षक है जो नहीं मरा है। और ये ह्यूमन रिसिलियंस की कविता है, मनुष्य के बार बार लड़ने की ताकत की कविता है कि मनुष्य जो है वो कभी हार नहीं मानता है। मेरे अंदर जो नहीं मरा है, कविता का शीर्षक है जो नहीं मरा है। आइए आइए बैठिए, आ जाइए, आइए आइए। कविता का शीर्षक है जो नहीं मरा है। बहुत छोटी सी कविता है। मेरे अंदर जो नहीं मरा है, मेरे अंदर जो नहीं मरा है कि घेर पाएगा मुझे न गिरा पाएगा कोई। मेरे अंदर जो नहीं मरा है कि घेर पाएगा मुझे न गिरा पाएगा कोई। मैं घुसूंगा भी और तोड़ के भी निकल जाऊंगा हर चक्रव्यूह। मैं घुसूंगा भी और तोड़ के भी निकल जाऊंगा हर चक्रव्यूह। तुम बस देखते रहना निष्पक्ष तमाशाई बनकर, तुम बस देखते रहना निष्पक्ष तमाशाई बनकर। जी, आपके तीनों सवाल बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसा व्यक्ति ऑडियंस में बैठा है। तो आपने पहला सवाल किया कि फुर्सत कैसे मिलती है। देखिए, कविता के लिए समय थोड़ा तो निकालना पड़ता है, लेकिन कविता की जो विधा है उसकी एक खूबी है। वो खूबी ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है। इसको सोच समझ के ये नहीं किया जा सकता कि रोज़ाना सुबह मैं 6 बजे उठूँगा और 7 बजे तक कविता लिखूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आप अपनी कविता के ड्राफ्ट मांझने के लिए कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए कर सकते हैं, उसको पॉलिश करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि रोज़ाना सुबह 6 से 7 या शाम को 8 से 9 मैं कविता लिखूँगा, क्योंकि कविता स्पॉन्टेनियस है, वो बहुत ही नेचुरल एक विस्फोट है जो आपके मन में कभी कभी होता है। और हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है। गालिब जो है उसको वो गांठ बांध लिया करते थे, और वो जितनी गांठें बांधते थे उनको उतने शेर याद रहते थे। तो हर कवि का अपना अपना सिस्टम होता है। अमृता प्रीतम जी कहती थी कि मैं एक ही बार में जो लिखती हूँ वो फाइनल होता है, उसके बाद मैं उसकी एडिटिंग नहीं करती हूँ। और मेरे जैसा छोटा आदमी, मैं जब मेरे मन में कोई स्पॉन्टेनियसली कोई कविता आती है तो मैं फट से उसको कागज़ लेकर और पेन लेकर उसका एक ड्राफ्ट बना लेता हूँ और फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ 10-15 दिन। आई स्लीप ओवर इट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस जो मैंने लिखा है उसके बारे में मेरा कुछ और पर्सपेक्टिव भी डेवलप हो जाए। क्योंकि जब आप उस क्षण में होते हैं तो आप एक पर्सपेक्टिव से उस मसौदे को लिख रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर 10-15-20 दिन सो जाते हैं तो आपका जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा बदलता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और उसका अंत में जो लाभ है आपकी कविता को होता है। तो मेरा ये प्रोसेस है, और इसमें टाइम निकालना पड़ता है जब आप उसके ऊपर when you sleep over it or when you want to polish it, when you go to the second draft, maybe third draft, sometimes fourth, fifth draft। ये जो कविता थी मैं एक आभारी शहीद, तो शायद इसके मैंने 7 ड्राफ्ट्स जो हैं फाइनल किए।
लेकिन कई बार होता है कि पहले ड्राफ्ट में ही कविता हो जाती है, दूसरे ड्राफ्ट में ही कविता हो जाती है। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन एडिटिंग के लिए निकालना पड़ता है। दूसरा सवाल आपने किया कि पहले के कवि जो थे वो बहुत ही मयारी थे, बहुत शीर्ष के कवि थे, और आज हमको पीड़ा होती। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, जिन कवियों का आज हम नाम लेते हैं, बड़े कवियों का, चाहे हम कबीर की बात करें, तुलसी की बात करें, गालिब की बात करें, या मुक्तिबोध की बात करें, अज्ञे की बात करें, केदारनाथ सिंह की बात करें, कुंवर नारायण की बात करें, या विश्व स्तर पर बड़े कवियों की बात करें, तो वो गिने चुने ही तो लोग हैं, वो भीड़ तो नहीं है। तो हर समय में भीड़ होती है, और वो भीड़ में एक रोटेशन होता है उसका, उसमें क्या बोलना चाहिए, तो वो अपने आप जो है अच्छी, आज भी जो हमारे कंटेम्प्रेरी कवि हैं उसमें बहुत सारे लोग अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो वो समय है और ऑडियंस है, आपके जैसे श्रोता हैं, वो पहचान लेते हैं, और कुछ लोग बने रहेंगे, कुछ लोग नहीं बने रहेंगे। ये समय का चक्र है, चलता रहेगा। और तीसरा आपका प्रश्न था कि चुनौती, कविता चुनौती बन गई। हाँ, कई बार चुनौती आती है कि मेरे सामने अक्सर चुनौती ये आती है कि मैं जब 2 लाइनें या 2 पंक्तियाँ कविता की लिखता हूँ, तो वो कागज़ पर लिख लेता हूँ, और फिर मुझे लगता है ये तो कविता का अंत है, अब इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, ये तो आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, तो अब इसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो अंत से आदि तक जाने का एक जो उल्टा चक्र है, वो मुझे चलना पड़ता है। ये हर एक का अपना अपना प्रक्रिया है, हर एक का अपना अपना प्रोसेस है। तो वहाँ मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती आती है कि मैं ऐसे आदि तक पहुँचूँ जो उस अंत के साथ न्याय कर सके। तो चुनौती तो होती है। बहुत बहुत अच्छा है। हाँ यू आप मतलब अगर आखिरी मिसरा पहले आ गया जी जी, स्वागत। देखिए, मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि मैं कविता करता हूँ या मैं एक कवि हूँ। वो इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो कवि है वो समाज का पुलिसमैन होता है। क्या बात है, बहुत खूब। कवि समाज का पुलिसमैन होता है। वाह। तो अगर कवि समाज का पुलिसमैन है तो मेरा तो बहुत काम आसान हो गया मुझे कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए जो मेरा कविता कर्म है वो मेरे प्रोफेशन में बाधा नहीं बनता, बल्कि मुझे और अच्छे से उस प्रोफेशन को करने के लिए एनेबल करता है। मिल गई। बहुत सही कहा लूथरा साहब ने कि कविता के लिहाज से कवि जो है वो समाज का पुलिसमैन होता है, और कविता को समाज और समय का क्रिटिक माना भी गया है। एक शायर एहतराम इस्लाम हुए हैं, उनकी ज़िद जिस तरह से कविता में फूटती है, शायद कवि का स्वाभिमान भी ऐसे बोलता होगा कि अग्निवर्षा है तो है, हाँ बर्फबारी है तो है, मौसमों के दरमियाँ एक जंग जारी है तो है, मौसमों के दरमियाँ एक जंग जारी है तो है, जिंदगी का लम्हा लम्हा उस पर भारी है तो है, क्रांतिकारी व्यक्ति कुछ हो क्रांतिकारी है तो है। तो कवि से ज़्यादा क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी और कौन हो सकता है? वो चाहे मायाकोव्स्की हों, चाहे रिल्के हों। रिल्के तो कहा करते थे कि कवि को हमेशा एक कागज़ कलम रखना चाहिए, उसके ख्याल इस तरह से होते हैं कि वे लुप्त हो सकते हैं, उसको तुरंत नोट कर लिया। तो आजकल तो इसके डिवाइसेस अलग आ गए हैं। मायाकोव्स्की कहता था, इतना क्रांतिकारी कवि था कि कवियों के पास हवाई जहाज होना चाहिए, तो विपन्न कवि को तो पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है, हवाई जहाज कहाँ से मिलेगा? इसलिए कि वो अपने ख्याल को पूरी दुनिया में द्रुत गति से बिखेर सकें। तो उन्हीं कवियों में से एक पौध और हरी भरी वसुंधरा जिसे कह सकें, लूथरा जी हैं। एक नया ईश्वर जिसका अवतार हो चुका है, उसका कल प्राकट्य दिवस है विश्व पुस्तक मेले के वाणी स्टॉल पर। आप सभी लोग जो यहाँ पर सुधीजन हैं और कविता में रुचि रखते हैं, वे आएँ। जार से फ्रीज की इन पंक्तियों के साथ मैं समाहार करना चाहूँगा जो
नोबेल प्राइज़ विनर पोएट थे, वो कहा करते थे कि कविता के लिए, सुनाने के लिए मुझे भीड़ की कोई दरकार नहीं। तो ये संकोच कवि का है, इसलिए कि कविता हमेशा एक अल्प समाज की चीज़ है जो एक अच्छी और बेहतरीन कविता है। ये माना करते थे कि एक वाचिक कविता है, एक लिखित कविता है, दोनों के बीच ये अंतराल है और दोनों के बीच एक पुल भी है। वाचिक कविता की अदायगी भी एक रसज्ञ समाज पैदा करती है, अगर बहुत फूहड़ और भदेश न हो तो एक राष्ट्र का निर्माण भी करती है। इस अर्थ में हर कवि राष्ट्रीय कवि है, केवल सोहनलाल द्विवेदी या मैथिली गुप्त ही नहीं है, हर कवि राष्ट्र कवि है। वो राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र में जहाँ कुछ गड़बड़ है उसका वो क्रिटिक पेश करता है। तो इस तरह से लूथरा साहब भी हैं, इनके भीतर भी अनेक रंग हैं, प्रतिरोध भी है लेकिन उसका रसायन अलग है, इनकी कविता का रोमान उसका रसायन अलग है, इनका मिजाज अलग है, और ये मददगार पुलिसमैन है, इसलिए कहते हैं कि मैं कविता का पुलिसमैन हूँ या इस समाज का पुलिसमैन हूँ। तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद जश्न अदब के इस मंच पर। कुंवर रंजीत साहब की नज़रें हमारे ऊपर हैं, नियामक हैं, सूत्रधार हैं। अच्छी वार्ता कविता के ऊपर इतने सुनने वाले सब कविता के राजदूत हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस सत्र में शामिल होने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।